हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न 9। तो इसमें दिया गया है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये एक गेहूं की ढेरी है और इसके बारे में बताया गया है कि इसका जो व्यास है वो 10.5 मीटर का व्यास का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्यास मिलेगा यहाँ पे क्योंकि नीचे यहाँ पे एक वृत्त रहता है जिसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा जिसमें गेहूं जितने एरिया में फैला हुआ है तो वो रहेगा। जैसे ये शंकु आप देख रहे हैं ना, तो इसमें ये रहता है ना आधार, नीचे वृत्त, उसी तरीके से रहेगा। जब ढेर लगता है तो शंकु का आकार ही वो रूप ले लेता है। तो ये जो आधार रहेगा उसमें वृत्त बनेगा, तो वृत्त की परिधि के 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो वो कहलाता है व्यास। तो ये कहलाएगा व्यास। और व्यास हमें दिया गया है कितना, गेहूं की ढेरी का व्यास है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है गेहूं की ढेरी का व्यास। तो हमने लिखा। अब बताओ व्यास कितना दिया गया है, क्वेश्चन देख लो एक बार। 10.5 मीटर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10.5 मीटर। तो यहीं से ढेरी की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली त्रिज्या, और त्रिज्या को हम दर्शाते हैं आर से। तो इसका आधा करेंगे यानी 10.5/2। तो यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो 2 पंचे 10 और ये आएगा दशमलव, फिर 2 दूनी 4, बचेगा 1, तो एक शून्य आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये 525 मीटर जो है त्रिज्या मिलेगी। तो त्रिज्या क्या कहलाती है, इस पॉइंट से लेके, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है जो कि है 525 मीटर। व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल लेना सबसे पहले। उसके बाद ये लिखा है कि जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, किसकी, ढेरी की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेहूं के या गेहूं की ढेरी की ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी हाइट h कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है ऊंचाई 3 मीटर। तो यहाँ पे जाके लिख लो 3 मीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने क्वेश्चन से देख के लिख ली। अब त्रिज्या और ऊंचाई पता है, तो इन्होंने पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा, मतलब कितना गेहूं रखा है कितने मीटर घन में। तो वो आयतन हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक शंकु के आकार का है। तो लिखेंगे कि चूंकि ढेरी शंकु के आकार की है या होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ढेरी का आयतन निकाल लेंगे। इसलिए ढेरी का आयतन, तो ढेरी का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर वर्ग और एच। चलो मान रख दो सबके, बराबर के नीचे बराबर लगा लो, 1/3 ज्यों का त्यों। पाई का मान होता है 22/7, तो वो रख दिया। आर वर्ग मतलब 525, 5.25 गुणित 5.25 गुणित एच का मान कितना है 3, तो यहाँ पे रख लिया 3। ठीक है, अब देखो 3 से 3 ऊपर नीचे के तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 525 गुणित 525 हम आपस में गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो हम लिखेंगे 525 गुणित 525। अब हम करेंगे इसका गुणा, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, बाद में लगा देंगे, मतलब दशमलव बिना दशमलव के करते हैं गुणा। 25, 25 की 5, हासिल आ जाएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 25 और 1 26। अब नीचे क्रॉस लगा लो, 2 का कर लो, 2 पंचे 10, 10 का 0, हासिल आ जाएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल की तो 5 और 2 पंचे 10। अब डबल क्रॉस लगा लो, अब 5 का करो, 25, 25 की 5, हासिल आ जाएगी 2। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1 और 25 और 1 हासिल की तो कितना हो गया 26।
अब प्लस कर लो, 5, 2 + 0 2 ही आएगा, 6 5 11, 12 13 14 15 16, 16 की 6 यहाँ से ला जाएगी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, और ये 2 ज्यों का त्यों, इतना आया। अब इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगना है? 2 अंक दशमलव ये है, 2 अंक ये है, टोटल 4 अंक है। लगाओ यहाँ से 1 2 3 4, ये आया 27.5625। तो हम इसको क्या करेंगे, दशमलव के 2 अंक तक ही सीमित रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे 22 गुणित 27.56 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे कितना करेंगे, 7। अब 27 56 गुणित 22 करेंगे रफ में, तो कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 27 56 गुणित 22। तो सबसे पहले करेंगे 2 का, 2 ही 6 12, 2 ही 6 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, फिर 2 पंचे 10 और 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल की 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, और 2 दूनी 4 और 1 हासिल की, तो कितना हो गया 5। अगले 2 का करोगे यही आएगा 55 12, तो आगे से खिसका के लिख लो 55 12, प्लस कर लो। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2, 2 और 1 कितना होगा 3, 5 और 1 कितना होगा 6, 5 और 5 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 कितना होगा 6, तो आया ये 60 63 2। अब इसमें देखो 2 अंक बाद दशमलव लगना था, तो ये आएगा 606.32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 606.32 और बटे कितना 7। अब 606.32 में 7 का भाग करेंगे और देखते हैं कि कितना आता है। तो 606.32 भागित कितना करेंगे 7। देखो 7 ही 8 ही 56, कितना बचा, 60 में से 56 जाएंगे तो 4 बचेगा, उतारे आएंगे 6। फिर यहाँ पे 7 42, तो 46 में से 42 जाएंगे, बचेंगे 4। अब ये दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव लगा लो, फिर ये 3 आ जाएंगे उतारे, ठीक है। तो अब कितना होगा, अब होगा 7 42, फिर से आ गया, बचा कितना 1, उतारे कितनी आ जाएंगे 2, फिर 7 एकम 7, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, ठीक है। तो वैसे तो हम क्या कर सकते हैं कि इतने दशमलव के बाद 2 अंक मिल गए हैं तो ये भी कर सकते हैं, बाकी अंक मिलते जाएंगे तो हम इसको 62 लिख सकते हैं सीधा, क्योंकि ये आ गया। फिर अब इसमें 50 होगा तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो है इसको एक एक ना लिख के इसको 2 कर देंगे, तो बाकी आने वाली संख्याएं जो हैं उनको समाप्त किया जा सकता है कि सीधे 2 लिख दिए, तो 86.62 हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 86.62 और मीटर घन, ये आ गया गेहूं की ढेरी का आयतन। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है जो उसको पढ़ लेते हैं कि उसमें आगे क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बरसाती से ढकना है इसे ताकि बरसात से बचाया जा सके। तो ढकने के लिए जो चीज़ इसके ऊपर ढकेगी वो इसके इस पृष्ठ पर ढकेगी जिसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो जितना क्षेत्रफल कैनवास का होगा वो शंकु के वक्र पृष्ठ के यानी ढेरी के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, क्योंकि ढेरी के पृष्ठ पर ही ढकेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर ढेरी का वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। तो ढेरी का वक्र पृष्ठ होगा, लेकिन वक्र पृष्ठ ढेरी शंकु के आकार की है तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल।
तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो एल है इसे त्रिज्यक ऊंचाई कहते हैं, ये जरूर चाहिए। लेकिन अभी तक हमें एल नहीं ज्ञात है, हमें तो केवल एच और आर पता है। ये एच और ये आर है, एल तो पता ही नहीं है कि त्रिज्यक ऊंचाई कितनी है ढेरी की। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे त्रिज्यक ऊंचाई के लिए एल का फॉर्मूला होता है एल वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग। तो एल वर्ग बराबर एच वर्ग, एच का मान कितना है 3 मीटर, तो 3 का वर्ग हो गया। आर का मान कितना निकाला है 5.25, तो इसका भी वर्ग कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो एल वर्ग बराबर, आगे देखो 3 का वर्ग होता है 9 और 5.25 का वर्ग हमने अभी निकाला है जब आयतन ज्ञात किया था, ये देखो 27.56। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 27.56। अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाना है आपको। एल वर्ग बराबर वर्ग नहीं लगाते हैं अब, ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ग हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल 9 प्लस ये जोड़ लेते हैं 27.56 और प्लस 9, तो यहाँ पे 27.56 और प्लस कर लेते हैं 9.00 कर सकते हैं, तो ये 56 ही आ जाएगा दशमलव। अब देखो 7 दूनी 14, 15 16, 16 की 6 यहाँ से ला जाएगी 1, 2 और 1 3, तो 36.56 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 36.56। अब दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। देख लो इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको एक लाइन ऐसी खींचनी है और एक लाइन ऐसी खींच देनी है। फिर ये जो 36.56 इसको यहाँ पे लिखोगे 36.56। अब देखो यहाँ पे लिखना है आपको भागफल जो भी है। तो पहले ऐसी दो संख्याएं, समान संख्याएं लिखनी है, चाहे आप 4 4 लिख दो, 5 5 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 6 6 लिख दो, ताकि ये इसमें देखो क्या होता है, 2 2 का जोड़ा बना लिया। पहले 2 का जोड़ा ये है, 2 का जोड़ा ये है। अब क्या करना है कि ऐसी समान संख्या यहाँ पे लिखना है कि इससे कम या इसके बराबर हो, ज़्यादा ना हो, लेकिन लिखना समान है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया। समान संख्या लिखनी है, इस 36 से कम हो या इसके बराबर हो। कह सकते हैं कि वर्गमूल होना चाहिए। तो देखो हम इसको ऐसे 36 है तो यहाँ पे तो अच्छी बात है कि 6 यहाँ पे लिखेंगे और 6 यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 6 36 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, 36 में से 36 जाएगा तो क्या आएगा 0। अब ये पूरा जोड़ा उतर के आएगा, 5 अकेला नहीं आएगा, यही इसकी विशेषता है इस विधि की। ये पूरा जोड़ा 56 जो है ये उतर के आएगा यहाँ पे, दशमलव का 56। अब जो कुछ यहाँ पे लिखा है वो इस संख्या में जोड़ना पड़ता है, तो 6 नीचे आ जाएगा। 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे सेम वही संख्या लिखनी है। सेम मतलब कि इसका गुणा इससे क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो अगर हम सबसे कम संख्या 1 भी यहाँ पे लिखेंगे तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा और 121 हो जाएगा ये, और 121 एकम 121 56 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर हम 1 भी नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। और ये जो दशमलव वाली दशमलव आया है, ये दशमलव के बाद हमने जो पेयर उतारा था, तो दशमलव का दशमलव हम यहाँ पे लगा भी देंगे, क्योंकि मेन पूर्णांक 6 बार हो गया। फिर दशमलव वाली फिर दशमलव आया तो दशमलव लगा देना पड़ता है। चलो अब हमने 0 यहाँ पे लिखा तो 0 यहाँ पे लिखा, तो 120 शून्यम 120, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 120 इस तरीके से। सॉरी 120 शून्यम 0, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब देखो 56, यहाँ पे क्या बचेगा 56 ही आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 0 है अब इसमें जुड़ जाएगा और यहाँ पे आएगा 56, तो ये कितना हो गया 120। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे हमने 625 वो किया था,
तो ये और भी आगे आंसर था। जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये जब हमने 525 गुणित 525 किया था तो 27.56 जो है ये हमने लिखा था, लेकिन इसके आगे 2 5 भी था। तो अगर हम ये पूरा 2 5 यहाँ पे लिखते, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम 2 5 और लिखते तो ये यहाँ पे भी 2 5 आ जाता, आता कि नहीं। फिर हम इस चीज का निकाल सकते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो, फिर से हम लिखते हैं 36 56 25। तो हमने लिख लिया 36.56 और ये लिख लिया 25। ठीक है। अब पहली संख्या हमें ऐसी लिखनी होती है, बिल्कुल एक सी संख्या लिखनी है। तो हमने, और 36 से कम हो या उसके बराबर हो, तो 36 से कम या बराबर के लिए हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 36 हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 36, 6 6, अब इसका गुणा कर दिया, 6 6 36, तो ये कितना आया, 0 आ गया कि नहीं, ये कट गया। इसके बाद ये जोड़े रहते हैं, तो दशमलव यहाँ पे लगा है तो दशमलव यहाँ लगाएंगे। अब देखो, ये जो 56 है, ये 5 अकेला नहीं आएगा, जोड़ी के साथ आएगा 56। तो पहली बार ये पहला पेयर उतर के आएगा 56। ठीक है। अब जो 6 यहाँ पे रहता है वो 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, प्लस। तो 6 और 6 अब क्या हो गए, 12। ठीक है। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है कि दोनों का गुणा 56 से कम ही होना चाहिए। तो अगर हम मिनिमम 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ पे होगा, तो 121 एक हम 121 हो जाएंगे, जो कि 56 से कम होंगे। तो 1 से भी कम हम संख्या लिखेंगे 0। तो 0 यहाँ पे लिखेंगे तो 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब 120 शून्यम शून्य होगा, तो यहाँ पे हम शून्य लिख देंगे। तो 56 में से शून्य जाएंगे तो 56 ही बचेगा। अब यहाँ पे जो भागफल आता है वो हम इसमें जोड़ते हैं। जैसे हमने 6 भागफल इसमें जोड़ा था, तो अब 0 भी इसमें जोड़ लेंगे, तो ये प्लस हो जाए, तो 120 प्लस 0 तो 120 आएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसका आपस में गुणा करने, अब ये पेयर भी हम यहाँ पे उतार लेंगे। फिर देखो, यहाँ पे और यहाँ पे जो ऐसी संख्या लिखनी है जिसका आपस में गुणा करेंगे तो 56 25 से कम ही रहे। तो हम जैसे 120 गुणित 4 करते हैं तो 12 चौके 48, ये 0 रहता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, तो अगर हम 40 का करेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी 4800 लिखनी है, तो ये 5625। तो हम 41 42 43 ऐसा करते जाएंगे। तो अगर हम 120 गुणित 46 करते हैं तो देखो, 6 शून्यम शून्य, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 6 कम 6 और 1 7। अब 4 का करेंगे, 4 शून्यम शून्य और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो ये आएगा 0 2 8 7 15 की 5 हासिल आई 1, कितना आएगा 55 20। और अगर हम 47 का करेंगे तो आएगा 56 46, तो हम 46 का ही कर देंगे, तो ये आएगा 55 20। तो ये लगभग मान यहाँ पे आएगा। लेकिन ये आंसर देखो आप, 6.046 है, ये बढ़ता जाएगा आगे। तो हम 6.046 आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको हम 4 6 को जगह ये 6 अलग करके सीधा यहाँ पे 5 कर लेंगे, तो 6.05 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिखेंगे L बराबर 6.05। ठीक है। तो L का मान हमारे पास आ गया है, इसलिए अब हम कैनवास का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, या कैनवास का, या आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल। तो आवश्यक कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो ढेरी के वक्र पृष्ठ के होगा, और ढेरी कैसे ही शंकु के आकार। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान है 5.25 और एल का मान अभी निकाला है 6.05। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे, इसको कैंसिल कर हो रहे हैं कि नहीं ये चेक करेंगे। ठीक है। तो ये नहीं हो रहे हैं, तो अब 605 गुणित 525 करेंगे अलग से रफ में। 605 गुणित 525, 5 25, 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 5 शून्य शून्य, 2 ज्यों का त्यों, 5 के 30। अब 2 का करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगा 1, 2 शून्य शून्य, 1 ज्यों का त्यों और 2 6 12। अब करेंगे किसका, अब करेंगे 5 का। 5 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 5 शून्य शून्य, 2 ज्यों का त्यों और 5 के 30। तो 5 2 6 3 2 5 2 7, 1 और 3,
तो ये इतना आएगा। अब इतने 2 अंक, ये 2 अंक, 4 अंक, 2 2 4, 31.76। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31.76 और गुणित ये 22 इस तरफ लिख दिया और बटे 7। अब 22 का करेंगे 31.76 में। तो ऐसा कर लेते हैं कि जो इसमें 3176 मान लेते हैं इसे, और गुणित कितना करेंगे 22। 2 × 12 की 2 हाथ से ला जाएगी 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हाथ से ला जाएगी 1, 2 1 2 और 1 3, ठीक है, और 2 दिया 6। अब अगले 2 का करेंगे तो यही आएगा 63 52, 2 7 5 3 8 6 3 9 6, ठीक है। तो ये जोड़ कितना हो गया, तो 69 872। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 69 872 और 2 अंक बाद दशमलव बटे 7। तो अब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 एकम 7, यहाँ पे देखो 7 8 56, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 नाम 63 और ये है 69, तो बचेंगे 6 हो जाएंगे 68, फिर 7 नाम 63 हैं, तो यहाँ पे बचेंगे कितने 5 हो जाएंगे 57। तो फिर 57 जब हो जाएंगे यहाँ पे तो 7 8 56 बचेगा 1 हो जाएंगे 12, फिर 7 एकम 7, तो लगभग 99.81 आएगा। और उत्तर थोड़ा सा यदि लगभग नहीं, अगर बुक से मैच नहीं होगा तो इसका रीज़न ये है कि हमने 31.76 लिया है और बुक में हो सकता है 2 5 भी एक्स्ट्रा ऐड कर लिया हो और उसके बाद 22 में गुणा किया हो, तो आंसर एग्जैक्ट आ सकता है। लेकिन 99 पूर्णांक आना चाहिए जो कि अपना सही है, और अगर यहाँ पे 8 1 या 8 2 आता है तो वो उत्तर सही माना जाता है, गलत नहीं होता है। इसे अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं, ठीक है, लगभग। क्योंकि अगर यहाँ पे 99 की जगह पर यदि 98 या 97 आ जाता तो गलत हो सकता था, लेकिन ये तो 99 फिक्स ही आ गया, इसलिए ये आंसर अपना सही है। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर ये है, इसके बाद थोड़ा सा ये हल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी हो चुका है क्योंकि हर चीज़ समझानी पड़ी है इसमें, और भाग विधि भी स्पेशल रूप से इसमें थी जिसमें अंडर रूट के अंदर जो दशमलव वाली संख्या थी उनको करना था। तो लेकिन एक बार समझ लेने के बाद इससे खुद से प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। और वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू।